नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सत्यम है और ये मेरा तीसरा वीडियो है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है शौर्य ऑनलाइन क्लासेस और मैं आप लोगों को मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। और मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर मैंने जो टॉपिक लिया है उसका नाम है यूरोपियन कंपनी का भारत में आगमन। और दोस्तों, इस टॉपिक पे यूरोपियन कंपनी का आगमन पे 2 वीडियो पहले ही बन चुका है, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पे जाके उन 2 वीडियो को पहले देखिएगा। और मैं ये कहना चाहूँ कि जो भी जेन्यून कैंडिडेट है, जो भी आने वाले समय में प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने वाले हैं और इसमें कि अगर हिस्ट्री का क्वेश्चन या हिस्ट्री के पोर्शन से क्वेश्चन आएगा, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप तो डेफिनेटली इन दोनों वीडियो को देखिए। और उनका जो उसमें जो स्लाइड जो दिया गया है, स्लाइड के थ्रू जो हम पढ़ाते हैं, उस स्लाइड का अगर पीपीटी चाहिए आपको, तो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसके मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक होगा जिसमें कि टेलीग्राम आईडी रखा जाता है उसमें। तो उस टेलीग्राम आईडी पे क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पे ऑलरेडी पीडीएफ डाला गया है। ठीक है। और मैं ये मेरा तीसरा लेक्चर है मॉडर्न हिस्ट्री का, यूरोपियन कंपनी का आगमन भारत को लेकर के। तो मैंने पहले 2 लेक्चर में वो पुर्तगाली को ख़त्म किया, एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में मैंने पढ़ा है कि कब पुर्तगाली, कब ये डच, अंग्रेज कब कब आए थे, एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में। और पुर्तगाल के टोटल मैंने ऑलमोस्ट जितने भी बेसिक फैक्ट थे मैंने कंप्लीट कर रखा है। जो आपसे रिक्वेस्ट है, सबसे पहले अगर आप ये चैनल को और ये वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले उन 2 वीडियो को देखिए, तभी आपका बेसिक कंसेप्ट हो जाएगा, बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और ये अभी मैं डच पढ़ाऊँगा आपको, तो इसको चलिए देखते हैं क्या है कैसे है, सारी चीज़ को डिटेल में स्टडी करते हैं। ठीक है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इससे होगा क्या आपको कि कुछ नया सीखने को मिलेगा। और ऐसा बहुत सारी कंटेंट है कि इन्हों इसमें ऐड किया गया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दोस्तों। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि पहले का कौन आए थे, पुर्तगाली आए थे। ठीक है। उसके बाद डच आए थे। तो डच को पढ़ने से पहले हम ये थोड़ा मैप पे देखेंगे कि डच है कहाँ, खास करके डच कहाँ एग्जिस्ट करता है मैप पे। ठीक है। तो डायरेक्टली हम मैप पे ले चलते हैं आपको और डच के बारे में बतलाते हैं। ठीक है। तो जैसे आपके सामने मैप दिख गया है। ठीक है। तो यहाँ जो आपको नीदरलैंड दिख रहा है जस्ट सबसे ऊपर में, ये नीदरलैंड, तो सबसे पहले तो नीदरलैंड को ही हॉलैंड और क्या कहते हैं, डच कहा जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले इसकी हम राजधानी समझ लेते हैं कि इसकी राजधानी क्या है। तो इसकी राजधानी 2 है, एक एम्स्टर्डम जो ये लिखा और द हेग है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, मतलब कि नीदरलैंड के संविधान के अकॉर्डिंग एम्स्टर्डम को एज ए कैपिटल सिटी, मतलब कि उसको राजधानी सिटी कहा जाता है, और एज ए पार्लियामेंट और क्या कहते हैं, हेड ऑफ सिस्टम जो है, हेड ऑफ मतलब पुलिस डिपार्टमेंट या हेड ऑफ गवर्नमेंट, ये आपको द हेग में इस्टेब्लिशमेंट है पिछले 100-150 साल से। ठीक है। और हम देख लेते हैं मैप पे अगर आ ही चुके हैं, तो ये आपको लंदन जो दिख रहा है, तो खास करके ना हम इनका ही गुलाम रहे हैं। जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी आगे पढ़ेंगे जो कुछ भी है, ये यही है ईस्ट इंडिया कंपनी, ये लंदन, तो इन्हीं का ही गुलाम रह चुके हैं। ठीक है। और ये नीचे में आपको स्पेन, कोलंबस जो था 1492 में नॉर्थ अमेरिका को खोज दिया था, वो यही सब है। ठीक है। तो इतना हम बस देख लिए कि नीदरलैंड है कहाँ पे। तो ये यूरोपियन कंपनी सब, ये तो आप लोग भी जानते हैं कि ये सब यूरोपियन है। लंदन, ये फ्रांस एंड ये अंडोरा, ये जो कुछ भी है, स्पेन, ये लग्जम, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, ये सब एक यूरोपियन कंटिनेंट है। ठीक है। तो चलिए हम आगे देखते हैं। तो दोस्तों, हम नेक्स्ट स्लाइड पे आ रखे हैं। तो ये आपके सामने दिख रहा होगा कि ये हम आपके सामने जो मैप दिखा है, इसमें 3 कंटिनेंट है। 3 कंटिनेंट मतलब क्या, 3 महाद्वीप। ठीक है। तो जरा हम एक बार देख लेते हैं इसको डिटेल में। ये इधर हम यूक्रेन पे, पता है ये यूक्रेन कंट्री है जिसपे ये जो कजाकिस्तान के ऊपर, ये ऊपर वाले सारे रसिया है। ठीक है। रसिया ने अटैक किया था और ये ब्लैक सी वगैरह सब कुछ है, वो सब वर्ल्ड मैप में पढ़ाया जाएगा। और हम एक छोटा सा ब्रीफ स्टोरी बता दे रहे हैं कि ये इधर, ये ऐसे ही, सॉरी, ये भी इधर आ जाता है। ये सब ये एशिया के अंदर आ जाता है और ये आपको यूरोपियन कंट्री है इधर की तरफ, और इसके नीचे जो है ये वाले, ये आपको अफ्रीकन कंट्री है। ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा माइंड में रखना है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। तो दोस्तों, हम अब कुछ फैक्ट पढ़ते हैं। तो आप याद रखना है एक चीज़ कि डच या हॉलैंड या नीदरलैंड जब भी टर्म आए, ऐसा शब्द सुनने को मिले आपको, तो समझना कि सब एक ही चीज़ है। ठीक है। तो 1596 के आसपास, 1596 ही समझ लीजिए, भारत के दक्षिण दक्षिण और सॉरी दक्षिण पूरब में, मतलब पूरब में आता है बट नीचे दक्षिण में आता है। ठीक है। तो दक्षिण पूरब में एक देश है जिसका नाम है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का क्षेत्र है ये सुमात्रा, क्या है, ये सुमात्रा। ठीक है। तो इतना याद रखना है आपको कि 1596 में कॉर्नेलिस डी हॉटमेन नाम का व्यक्ति, जो कहाँ के रहने वाले था, हॉलैंड का। ठीक है। हॉलैंड, नीदरलैंड, और उसे डच कहते हैं। इन्होंने
जो अखंड भारत हमारा जो उस टाइम में था तो उस क्षेत्र तक था, इंडोनेशिया के आसपास तक। तो सुमात्रा मतलब भारत के पूरब में सुमात्रा में आए थे। ये सुमात्रा कहाँ पड़ता है? इंडोनेशिया में। ये एक पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए आगे स्टडी करते हैं, ठीक है। और एक पॉइंट याद रखना है आपको कि ये लिखा है ज्वाइंट कैपिटलिज्म, मतलब कि संयुक्त पूंजी। 1602 में एक इंसिडेंट नहीं, एक बैठक होती है। इतना याद रखना है कि हॉलैंड के अंदर में एक बैठक होती है। किन की बैठक होती है? तो एक बड़े बड़े लोगों की, मतलब पूंजीपति वाले लोगों की। इसी से ज्वाइंट कैपिटल्स कहा गया, मतलब संयुक्त पूंजी। मतलब कहने का मतलब कि हमारे भारत में अगर बड़े रिचेस्ट पर्सन की बात किया जाए, टाटा, बिरला, अंबानी, ठीक है, सेम एज इट इज अगर हॉलैंड के अंदर में ऐसे व्यक्ति होंगे तो उन लोग की एक बैठक होती है। किस लिए? ईस्ट के साथ। ईस्ट मतलब क्या? अगर डच जो क्षेत्र है, डच जो कंट्री है, डच के पूरब के साथ और इंडिया के साथ व्यापार करने के लिए एक बड़ी सी कंपनी की इस्टेब्लिशमेंट करने के लिए, मतलब स्थापना करने के लिए। तो मतलब हॉलैंड के अंदर बड़े बड़े लोग ज्वाइंट कैपिटल्स के जरिए 1602 ईस्वी में एक बैठक बुलाती है, और उसके जरिए ये जो कंपनी की जो स्थापना किया जाता है, बनाया जाता है, उसका नाम है यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। प्लीज़ इस कंपनी का नाम याद रख लिया कि डच का सिंपल जो जिस कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ 1602 ईस्वी में ज्वाइंट कैपिटलिज्म मतलब बैठक के आधार पर, इसका नाम रखा गया यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ द नीदरलैंड। ठीक है, नीदरलैंड का जो कि यूनाइटेड ईस्ट इंडिया, जो कि मतलब एकत्रित होकर ईस्ट इंडिया मतलब पूरब के साथ और इंडिया के साथ जो ट्रेड करेगी। और इसका ऐसा नहीं था कि ये क्या कहते हैं, कंपनी के इस्टेब्लिशमेंट करने का मोटो मतलब लक्ष्य क्या था कि ओनली ट्रेड करना ही नहीं था, ट्रेड का भी था, व्यापार का भी था, आक्रमण करना भी था, मतलब अटैक भी करना था, और नेक्स्ट भी करना था, मतलब किसी को अपने ओर मतलब अपने अधीन करना भी था। ठीक है। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ द नीदरलैंड है, इनका जेन्यून और खुद के मतलब डच के लैंग्वेज में नाम क्या रखा था उसके मूल वहाँ के मूल निवासी, डच के मूल निवासी? तो याद रखना ये VOC, इसको हम कह सकते हैं फुल फॉर्म में वेरिनिग्डे ओस्ट इंडिस्चे कंपैगनी। ओके, दोबारा मैं प्रोनाउंसिएट कर देता हूँ, वेरिनिग्डे ओस्ट इंडिस्चे कंपैगनी। ये डच लैंग्वेज है उसका अपना मतलब कि इतना याद रखना है कि आपकी यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी का इसका वहाँ का नाम ये है। ठीक है। तो यहाँ से हम दो फैक्ट पढ़े हैं कि कार्नेलियन डी हॉटमैन इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पे आए थे 1596 में, जो कि भारत के दक्षिण में पड़ता है। ठीक है। और ज्वाइंट कैपिटल की मतलब बैठक होती है 1602 में, या उसका अगर पूछा जाए कि यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ द नीदरलैंड की मतलब स्थापना होती है किस वर्ष? 1602 में। ये पॉइंट याद रखना है। और चलिए आगे देखते हैं हम। ये 1605 जो आपके आगे दिख रहा है 1605, यहाँ पे जैसे कि हम भी जानते हैं कि पुर्तगाल की प्रथम फैक्ट्री की जो स्टैब्लिशमेंट की गई थी वो केरल के कोचीन में की गई थी। ठीक है। तो वैसे ही 1605 ईस्वी में वो किसने करवाया था? तो वास्को डिगामा ने करवाया था। 1502 में जो आए थे तो एक साल बाद 1503 ईस्वी में। ठीक है, वो याद रखिएगा। तो जस्ट ये जो 1605 में इसकी जो फर्स्ट फैक्ट्री जो इंडिया में इनटू ईस्टर्न में मतलब भारत में जो इनकी जो स्टैब्लिशमेंट होती है, स्थापना होता है इसकी प्रथम फैक्ट्री का, वो भारत के दक्षिण पूर्व में आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में मसूलीपट्टनम में। सॉरी ये कंटेंट नीचे नहीं दिख रहा होगा आपको, ये जो है ये आंध्र प्रदेश है और ये मसूलीपट्टनम है। ठीक है, वो आपको मैं PPT के जरिए सॉरी PDF के जरिए आप ये नोट्स बनाने के लिए मैं आपको दे दूंगा, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। इसमें 3 पॉइंट 1596 में कार्नेलियन डी हॉटमैन के बारे में पढ़ना आपको, और ज्वाइंट कैपिटल संयुक्त पूंजी की बैठक होती है और उसके थ्रू यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड की एस्टेब्लिशमेंट होती है, और 1605 ईस्वी में फर्स्ट फैक्ट्री की एस्टेब्लिशमेंट होती है मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं, आगे पढ़ते हैं। तो दोस्तों हमने तो ये मैप देख ही लिया था, तो देख लीजिएगा। और ये एक्चुअली मैप बेस्ड इसलिए पढ़ाता हूँ कि इससे ये होता है ना कि ये अगर मस्तिष्क जो होता है ना, फोरहेड ब्रेन जो होता है, ये फोरहेड, इसका बहुत बड़ा रोल है इसमें। एक्चुअली ये ना लिखा हुआ जो चीज़ कंटेंट रहता है ना, उसको ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा देर तक अपने माइंड में नहीं रख पाता है। और ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है तो ये बहुत जल्द से जल्द और अपने दिमाग में मतलब रखता है। एज जैसे हम फिल्म देखते हैं तो कितना हमको स्टोरी वाइज याद रहता है, ऐसे ही इसीलिए पिक्टोरियल आपको याद रहना चाहिए। और ये नीदरलैंड के एटलीस्ट इसकी जो कैपिटल है, राजधानी, वो याद रख लीजिएगा, जो एम्स्टर्डम और द हेग में है। और इसके पीछे क्या रीजन है वो भी मैंने बता रखा है। चलिए आगे देखते हैं हम। ये आपके आपके जो सामने है ये मैंने बता रखा हूँ, जो कि सब कुछ है, तीनों क्षेत्र है, 3 कंटिनेंट है ये, एशिया, यूरोप और अफ्रीकन। तो आगे देखते हैं, ये भी हो ही रखा है। हाँ, और ये मैं जहाँ से वीडियो बना रहा हूँ, मैं जहाँ से अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये वीडियो, तो मैं ये भारत देश का एक राज्य है, मतलब 28 राज्य में से एक राज्य है बिहार। बिहार राज्य के
38 जिले में से एक जिले है मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के खजोली मार्केट से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ से मैंने गूगल मैप से ये मतलब कंटेंट उठाया है। तो अगर यहाँ से मैं चलना स्टार्ट करूँ, ये 4 व्हीलर मतलब गूगल मैप ने दिया है, तो 5 दिन लगेंगे हमको इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पे जाने में, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा फैक्ट था, वो देख लीजिएगा। और ये सेम एज इट इज वही मैप है। तो आगे देखते हैं हम। ये याद रखना है आपको कि 1610 में हमने देखा कि पहले पता ही चला कि जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ है जो कंपनी का, वो हुआ था आंध्र प्रदेश में, ठीक है। अब 1610 में क्या होता है, तो पुलिकत के आसपास, कहने का मतलब जहाँ पे केरल में जो कोचीन है, वहाँ पे पुर्तगाली ने पहले ही एक एस्टेब्लिशमेंट कर रखा था कंपनी का 1603 ईस्वी के आस सॉरी 1503 ईस्वी के आसपास वास्को डी गामा ने करवाया था। तो जस्ट उसके बगल में एक तमिलनाडु राज्य है, ठीक है। तमिलनाडु राज्य के अंदर पुलिकट क्षेत्र है, वहाँ पे एक और फैक्ट्री की स्थापना किया जाता है, किसके द्वारा, तो डच के द्वारा। और किसके मदद से, चंद्रगिरी के राजा की मदद से, ठीक है। और इस फैक्ट्री का जो यूज होता है एज ए प्रशासनिक दफ्तर, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव, कहने का मतलब जो भी डच के गवर्नर और जो भी पॉलिसी मेकर, जो भी नीति बनाते हैं लीडर लोग, बड़े लोग, ये आपके तमिलनाडु के पुलिकत में बैठेंगे, ठीक है। तो यही फैक्ट है। और इसमें फैक्ट में एक ही चीज़ याद रखना है आपको कि ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस हो गया 1610 में, याद रखना है आपको। और ये पैगोडा का सिक्का, अगर आप डच पढ़ेंगे ना, तो ये पैगोडा का सिक्का इनकी ही देन है, और इनके टाइम बहुत ही पॉपुलर है, मतलब इसी का है, पॉपुलर है, इन्होंने ही ढाला था। तो याद रखना आप कहाँ ढाला था, तो ये यही पुलिकत तमिलनाडु के अंदर में ढाला था पैगोडा का सिक्का, जिसे हम गोल्ड कॉइन कहते हैं, ठीक। और आगे वाला पॉइंट है कि डचों ने जकार्ता को जीतकर 1619 ईस्वी में बैटविया नामक शहर बसाया था। तो ये भी पॉइंट, ये भी फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने पढ़ा कि कॉर्नेलियस डी हॉटमैन ने इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पे आए थे, प्रथम व्यक्ति थे, ठीक। तो फिर ये जकार्ता शब्द जो दिख रहा है ना आपको, ये जकार्ता जो अभी इंडोनेशिया की राजधानी है, ठीक है। तो इन पे ही डचों ने 1619 ईस्वी में अटैक करके अनेक्स्ट किया, अपने अधीन किया, और वहाँ पे बैटविया नामक शहर बसाया था। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो आगे जैसे आपकी स्लाइड पे दिख रहा होगा कि हाँ, ये इंग्लिश में ऐसे वो क्या कहते हैं, ये गोल्ड पैगोडा विद एन इमेजर। हाँ, अगर आप बाय द वे क्वेश्चन को टफ बनाना चाहेगा, जो भी कंडक्टर आती है एग्जाम, तो हम समझ लें कि डचों ने पैगोडा का जो सिक्का ढाला था, वो आपका पुलिकत, जो कि तमिलनाडु के अंदर में ढाला था, ठीक है। बट पूछ दिया था कि उस सिक्के पे किसका इमेज है। तो याद रखना है, ये लॉर्ड वेंकटेश्वरा लिखा हुआ है, जो कि गॉड विष्णु है, भगवान विष्णु। वॉज इशूड एट द पुलिकट मिंट तमिलनाडु, मतलब पुलिकत में जो कि सिक्का ढाला जाता था, वहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट किया था वो पुलिकट में ही, तमिलनाडु में। वही इंग्लिश में लिखा हुआ है, जो फिर मैंने हिंदी पहले भरा रखा हूँ आपको। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, ये भी याद रखना आपको कि 1623 ईस्वी में एक घटना घटती है, ठीक है। कहाँ पे, अम्बायन में। जरा मैं इनको थोड़ा बता दूं, याद रखना है, मैं पढ़ के थोड़ा सुना देता हूँ। ये इंग्लिश का कंटेंट देख के आप लोग डरिएगा नहीं, मैं आपको छोटी सी कंटेंट है बस समझा रहा हूँ, बस देख लीजिए। ब्रूटल, एक ब्रूटल जो होता है, एक बहुत भयानक तरीका से किसी का मर्डर है, जो कि मतलब हम सोच भी नहीं सकते हैं। जैसे कि, छोड़िए आगे देखते हैं। ब्रूटल किलिंग ऑफ सम इंग्लिश ट्रेडर्स, मतलब अंग्रेज लोगों का मारना धारना एक बेकार तरीका से, बाय द डच, डच वालों के थ्रू, मतलब डचों के थ्रू। कहाँ पे, अम्बायन में, ठीक, 1623 ईस्वी में, इन 1623। फर्दर एग्रीवेटेड द सिचुएशन। देन क्या हुआ था, बड़ी भयंकर तरीका से, बड़ी बुरी तरीका से अंग्रेजों को मारधार मतलब मारा गया था डचों के द्वारा। उसके बाद ब्रिटिशर जो था, वन आफ्टर अनदर कैप्चर्ड। तो ब्रिटिशर ने एक से एक कैप्चर करना स्टार्ट किया, किसका, डच का स्ट्रॉन्ग होल्ड। डच का जहाँ जहाँ अच्छा मजबूत पकड़ था जिस क्षेत्र में, उसको अपने अधीन करना स्टार्ट कर दिया, किसने, तो डच ने। चलिए ये भी पॉइंट देख लिए। तो हम देखते हैं आगे क्या है। मैं इसको इरेज कर दूं, ये अच्छा नहीं दिख रहा है। चलिए, ये पॉइंट आपको, हाँ, ये एक्चुअली बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब खास बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ये अलग से, मतलब एक्चुअली जो मैं आपको कंटेंट जो प्रोवाइड करा रहा हूँ, ये सिर्फ बुक का नहीं है, एक जगह का नहीं है, कलेक्शन ऑफ मोर देन 2 सोर्सेस है। लाइक हम ऑनलाइन इंटरनेट से कह सकते हैं, बुक से कह सकते हैं, एक से दूसरा, ठीक है। तो प्लीज़ ये कंटेंट सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अपने नोट्स में बना लीजिएगा। याद रखिएगा कि सभी जानते हैं कि पुर्तगाली प्रथम यूरोपीय महाद्वीप के ऐसे एक देश थे जो कि भारत में आए थे। अगर पूछ लिया जाए कि बीपीएससी के तौर पे कि बिहार में से कौन से यूरोपियन कंट्रीज है जो बिहार में आए थे फर्स्ट टाइम, याद रखना आपको, ये पुर्तगाली थे, ऊपर में लिखा सर्वप्रथम पुर्तगाली आए थे, ठीक है। जिन्होंने पश्चिम बंगाल, जो कि वेस्ट बंगाल है ना हमारा, वहाँ पे बंगाल में, मतलब कि इन्होंने हुगली में स्थापित किया था वो अपना सेंटर, मतलब ट्रेडिंग व्यापारी केंद्र, ठीक है। और अगर पूछ लिया जाए ऐसा कौन सा यूरोपियन कंट्री है जिसकी प्रथम फैक्ट्री बिहार के अंदर में स्थापना किया गया था, तो याद रखना, जिस टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं वही डच है। डचों ने ही, वो भी पटना के उत्तरी में, मतलब पटना जो है ना, पटना के उत्तरी इमारत
सॉरी मतलब पटना कॉलेज जो है उसकी उत्तरी इमारत में 1632 ईस्वी में डच फैक्ट्री की स्थापना की जाती है। और ये भी याद रखना आपको कि डच ही एक ऐसी यूरोपियन मतलब यूरोपियन कंट्री है जिन्होंने मसाले वगैरह को लेकर के ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं जमाए थे, और यहाँ पे सूती वस्त्र, चीनी, सोरा, अफीम पे इन्होंने इसका ज़्यादा इंटरेस्ट था। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट याद रखना है। और 1662 ईस्वी में क्या होता है कि डच मामले के एक प्रधान जिसके नाम थे नथियास वैगडेन बरूक ने, मतलब मुगल सम्राट औरंगजेब के द्वारा नथियास वैगडेन बरूक के टाइम में इनको एक फरमान जारी किया था जिसमें कि 3.5% के चुंगी दर पर इसको रिटर्न में देना पड़ता था, और फरमान जारी हुआ जो कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए व्यापार कर सकते थे। ठीक है, और एक ट्रैवनकोर नाम का व्यक्ति है जो कि डच की यात्री है, जो कि 21 दिसंबर 1665 को भारत आते हैं और छपरा से यात्रा करते हैं। तो पूछा जाता है कि छपरा से यात्रा, और छपरा में क्या उन्होंने देखा और क्या उसमें मतलब उस टाइम में हो रहा था। तो छपरा में सोरे का शुद्धिकरण हो रहा था। सॉरी, मैं ज़रा इसको लिख के दिखा दूँ। ये जो लिखा है ये ट्रैवनकोर इंग्लिश में आता है, ये जो ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ये जो है ट्रैवनकोर है। और ट्रैवनकोर 21 दिसंबर 1665 को पटना पहुंचे। उसने छपरा से यात्रा किया, और उस समय छपरा में सोरे का शुद्धिकरण किया जाता था। तो ये थोड़ा डीप है, ये फैक्ट याद करने वाली है, याद रखिएगा, माइंड में रखने कम से कम रखिएगा। और एक घटना घट जाती है कि 1748 के आसपास अफगान का एक शासक रहता है, मतलब सरदार शमशेर खान नाम रहता है उसका। इन्होंने पटना पर आक्रमण करता है और फतवा स्थित वही जो डच की फैक्ट्री रहती है उसको लूट लेता है। ठीक है, और वो जो मैंने कहा है आपको पिछले वाले स्लाइड में कि अंग्रेज़ों को ब्रूटल तरीक़ा से मारा गया था 1623 ईस्वी में, इसीलिए ब्रिटिशर ने कुछ ज़्यादा ही गुस्साया हुआ था। तो इनको लेकर के सोरा के व्यापार में इसका बहुत बड़ा मतलब क्या कहते हैं डच वालों का भी अट्रैक्शन था। बट 1758 में ये ब्रिटिशर के पास मतलब ब्रिटिश का मोनोपोली हो गया इस पर, मतलब एकाधिकार हो गया कि अगर कोई भी अब से सोडा प्रोडक्ट का इस ये गुड्स का अगर कोई भी इंसान अगर व्यापार करना चाहेगा तो ये ब्रिटिश अंग्रेज से इनको परमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये याद रखना है। और नवंबर 1759 के आसपास में बैटल ऑफ बेदरा होता है, बेदरा का युद्ध होता है, ये हम लोग तो जानते रहते हैं, इसे ऑनलाइन में भी याद किए रहते हैं। 1759 में बेदरा का युद्ध होता है जो कि बंगाल में है, और ये उसके हाथे अंग्रेजों के हाथे पराजित हो जाता है, और इसकी मतलब अस्तित्व खत्म होने लगती है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं क्या है। हाँ, ये एक्चुअली 2016 के आसपास का मतलब मैंने इकोनॉमिक टाइम्स से कंटेंट को कॉपी किया हूँ कि नीदरलैंड गवर्नमेंट ने इसको मतलब नीतीश कुमार को एक मैसेज किया था कि प्लीज़ ये सॉरी मतलब ये मैसेज किया था कि हमारी जो मतलब लास्ट वो चीज़ है इनको बचाइए, मतलब इसको डिमोलिश मत होने दीजिए। मतलब इन्होंने जो फैक्ट्री की इस्टेब्लिशमेंट किया था, ये जो आपको दिख रहा है ये मतलब वो डच वालों की है। तो नीदरलैंड्स गवर्नमेंट्स अपील टू नीतीश कुमार टू स्पेयर पटना कलेक्ट्रेट फ्रॉम डिमोलिशन, ये बर्बाद होने से प्लीज़ उनको बचाइए। और यहाँ पे लिखा हो गया कि डच हिस्ट्री ऑफ पटना, मतलब इसका एक लास्ट एक हिस्टोरिकल चीज़ है जो इनको मतलब सेव करके रखिए। तो ये था, आगे देखते हैं क्या है। और ये फैक्ट्री है, सॉरी मैंने इसको एडिट कर रखा था पहले, मैं इसको इरेज कर लूँ। ये आपको दिख रहा होगा कि ये फैक्ट्री है, और ये जो नदी दिख रहा है आपको ऊपर में, ये कहा जाता है कि ये गंगा नदी है। और ये कंट्रोवर्सी भी है कि इतना पास में मतलब जो कलेक्ट्रेट है इतना पास में है ही नहीं गंगा नदी, तो ये अपना ऊँची बात है, भी इसको देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। ये थोड़ा जूमिंग हो रहा है मतलब, चलिए आगे देखते हैं। ये आपके सामने लिखा है कंटेंट 16 से 16 ईस्वी में, मतलब ये कुछ पॉइंट याद करने वाली है, पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये याद रखना है 16 से 16 में। ज़रा मैं इनको भी टिक लगा दूँ, चलो ये गायब हो जरा। 16 से 16 में सूरत में, और 1641 में विमलीपट्टनम में फैक्ट्री की स्थापना करता है। तो सूरत में कब करता है ये इंपॉर्टेंट है, और ये बंगाल में 16 से 16 में सूरत में, और 1627 में बंगाल में, ये याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बंगाल वाला, ये 1627 में बंगाल में स्थापना करता है, कहाँ पे, पिपली में। ठीक है, और 1658 में क्या होता है, ये कसीम बाज़ार, बालासोर, पटना, नागपट्टनम में फैक्ट्री स्थापना करता है अपना। और यही मैंने 3.5% वार्षिक चुंगी कर पर बंगाल, बिहार, उड़ीसा को व्यापार प्रमाण दिया जाता है, किसको, डच वाले को, औरंगजेब के द्वारा। ठीक, और 1690 में ये याद रखना है आपको कि अभी मैंने पहले ही स्लाइड में बताया था कि इन्होंने जो दूसरा जो इन्होंने जो फैक्ट्री का इस्टेब्लिशमेंट किया था तमिलनाडु के पुलिकत में, तो उनके वो जो प्रशासनिक एज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस उनको यूज़ कर रहा था, मतलब प्रशासनिक एज कि वहाँ के गवर्नर वहाँ पे बैठेंगे। ठीक है, और पहले तो इसका आंध्र प्रदेश में था, मतलब मसूलीपट्टनम के आसपास प्रथम फैक्ट्री, मैंने पहले ही बताया, अभी जस्ट कुछ पहले बताया है। और क्या कहते हैं, तो पुलिकट के स्थान पर ना ये नागपट्टनम को डच गवर्नर का मुख्यालय बनाया जाता है। ये नागपट्टनम जो है वहाँ पे जो पहले जो था पुलिकट में तमिलनाडु में, और 1690 में फिर ये हो जाता है कि नागपट्टनम में गवर्नर का मतलब मुख्यालय बना दिया था। ठीक है, और ये कुछ याद रखना है, कोचीन, कन्नौर, बेरगुला,
डचों का व्यापारिक, ये ट्रेडिंग सेंटर था, ना कि मतलब हेड क्वार्टर था, ठीक है। ये सब जो कोचिन कलर जो दिख रहा है आपको, ये सब ट्रेडिंग सेंटर था। चलिए हम आगे देखते हैं। कुछ फैक्ट है जो कि ये इंग्लिश में है, मैंने हिंदी में बता रखा है, तो ये इंग्लिश में है कि द डच फाउंडेड इन फर्स्ट फैक्ट्री मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश इन 1605 में, ठीक है। ये हम लोग पढ़े ही है। ये इंग्लिश में है कि मतलब भारत के अर्ध क्षेत्र में भी इनका ट्रेडिंग सेंटर था, ठीक है। और ये सूरत और क्या कहते हैं, ये सूरत में लिखा ना कि डच सूरत एंड द डच बंगाल वर स्टैब्लिश्ड इन 1616 में 1627 में। मैंने हिंदी में बता ही रखा है, जो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये बहुत ही बेस्ट है। चलिए आगे देखते हैं हम। ये कुछ और फैक्ट है जो कि हाँ, ये याद रखना थोड़ा, ये पॉइंट बहुत ही कंपलसरी याद रखना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ये इंग्लिश में है, आप डरिए मत, ठीक है। थोड़ा आप सिर्फ ध्यान से सुन लीजिए। ये डच, डच है कॉन्कर्ड मतलब जीता, सीलोन को कुछ नहीं याद रखना है। डच कॉन्कर्ड सीलोन, सीलोन एक क्षेत्र है किससे, पुर्तगाल से, जो कि कब आया था 1498 में, वास्को डी गामा जो आए थे उनसे सीलोन को छीन लेता है अपना कितने ईस्वी में, 1656 में। बस इतना ही। डच कॉन्कर्ड, कॉन्कर्ड मतलब होता है जीतना, ठीक है। सीलोन के क्षेत्र को पुर्तगीज 1656 में, ओके। आगे बढ़ते हैं। दे ऑल्सो टुक, ये जो है दे ऑल्सो टुक द पोर्तगीज, किला मतलब पुर्तगाल का किला को भी ये जीत लेता है, जो कि मालाबार कोस्ट है। मालाबार कोस्ट शायद मेरे अकॉर्डिंग जो कि गोवा और महाराष्ट्र के जब मतलब पश्चिमी तट पे है, जो कि अरब सागर के मतलब पूर्वी तट पे है, ठीक है। ये 1671 ईस्वी में ये भी इसको जीत लेता है, ठीक है। और डच ग्रेजुअली बिकेम अ पोटेंट फोर्स, ये नागपट्टनम में जो फिर एडमिनिस्ट्रेटिव जो बनाया था जस्ट पीछे बताएं, पिछले स्लाइड पे वही है, मद्रास चेन्नई में। फ्रॉम पोर्तुगीज ये स्टाइल तो मतलब ये जो इनका जो नीति था आक्रमण करने का, ये बहुत ही साउथ भारत में इनका बढ़ रहा था, मतलब ये आक्रमण अटैक इस टाइप का, ठीक है। तो आगे देखते हैं, ये थोड़ा फैक्ट था, और आगे देखते क्या है। ये मैंने मैप बताया हुआ है, कुछ नहीं है, बस ये क्या ऊपर में लिखा देख सकते हैं, भारत में यूरोपीय कंपनी के व्यापारिक केंद्र, ठीक है। तो कहाँ कहाँ भारत में किस किस के व्यापारिक केंद्र थे उसको याद रखना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं नीचे में लिखा है डच, क्या लिखा है, डच। तो मैं ज़रा एक बार पॉइंट पॉइंट लेके बता देता हूँ कि क्या है। ये जो लास्ट में जो चौथा पॉइंट है, ये ट्रायंगुलर जो लिखा है, हाँ ट्रायंगुलर था। ये ट्रायंगुलर जो है, जहाँ जहाँ ट्रायंगुलर होगा तो वहाँ वहाँ डच की फैक्ट्री एस्टैब्लिशमेंट, जैसे कि चिंसूड़ा है, चिंसूड़ा में है। यहाँ ट्रायंगुलर है तो यहाँ पे सेंट होम है। और ऐसे जो है जो कुछ भी होगा पहले मैंने बता ही रखा है, वो देख लीजिएगा अपना, ठीक है। तो ये मैंने मैप रख दिया है। आगे देखते हैं क्या है, कुछ फैक्ट और बचा हुआ है वही देखते हैं। हाँ, मैंने पहले ही बता दिया कि डचों ने मसाले की जगह भारतीय कपड़ों का अधिक महत्व दिया, ठीक। और कासिम बाजार में स्वयं रेशम, हाँ ये याद रखना कि सॉरी कासिम बाजार जो है उसमें स्वयं रेशम बनाने की एक उद्योग मतलब कंपनी बनवाया था। और ये भी क्या था कि ऐसा कौन सा यूरोपियन यूरोपियन देश है जिसने मतलब वेतन भोगी था, मतलब वेतन पे रखे थे पब्लिक को, तो वह है ये देखिए, देख रहे हैं आपकी जो कासिम बाजार में जो स्वयं रेशम बनाने की जो एक उद्योग स्थापित किया गया, उसमें 300 कारीगर को वेतन पर रखा था, ठीक है। और क्या कहते हैं, भारतीय वस्त्र को याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है वस्त्र, जिससे मतलब सूती वस्त्र या वो स्वयं ये रेशम बनाने को जो इस सब की जो वस्त्र को जो निर्यातक एक्सपोर्टक मतलब एक्सपोर्ट का प्रोडक्ट बनाया, एक्सपोर्ट का जो ऑब्जेक्ट ये बनाया, इसमें जो मतलब डच को अच्छा श्रेय जाता है, मतलब डचों ने ही भारत के वस्त्रों को निर्यातक वस्तु बनाया, बस इतना याद रखना है, ठीक है। 22 मिनट का 23 मिनट का वीडियो बन गया, लॉन्ग जा रहा, बस देख लेते हैं, खत्म करते हैं इसको अब। ये कॉलोनीज है, कॉलोनीज चिनसूरा ये सब बंगाल बालासोर उड़ीसा में जो कहाँ कहाँ इसकी बस्तियाँ बसा था, ठीक है। यही है, ये देख लिए हम। तो दोस्तों शायद मुझे लग रहा है कि ये लेक्चर ख़त्म हो गया शायद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच मेरे साथ बने रहने के लिए, और आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लगता है प्लीज़, और आप अच्छे एक कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को देखिए। और इस इसका अगर इस मतलब इस लिंक इस सॉरी इसका PDF चाहिए आपको, तो इसके डिस्क्रिप्शन ऑप्शन सॉरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF लगा है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू।